आइए बच्चों, अब हम पाठ 3 शब्द रचना का अभ्यास शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न क। प्रश्न क है, विदेशी भाषा किसे कहते हैं? विदेशी भाषा किसे कहते हैं? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि विदेशी भाषा कौन सी होती है, जो विदेश से हमारे दूसरे देशों से भाषा आती है, तो वही विदेशी भाषा कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो शब्द दूसरे देशों यानी कि कोई भी जो हमारे देश से दूसरा देश है, उन भाषाओं से हिंदी में शब्द आए हुए हैं, वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे में आएगा स्कूल, रुमाल, अलमारी, ऑलपिन आदि। तो बच्चों देखो, जो भी हमारी विदेशी भाषा होती है, जो दूसरे देशों की भाषाएं होती हैं, उसमें से भी हम ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जो हिंदी के नहीं होते, लेकिन उसे हम हिंदी में लिखकर प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि इससे जो हमारी हिंदी भाषा है वह अधिक उपयोगी हो जाती है तथा उसे दूसरे देश के लोग भी अधिक समझ पाते हैं। तो विदेशी भाषा वही है जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब जो स्कूल है, रुमाल, अलमारी और पिन, ये हिंदी के शब्द नहीं है। स्कूल इंग्लिश का शब्द है और पिन इंग्लिश का शब्द है, तो यह सब हिंदी में लेकिन प्रयोग में आते हैं। तो हमारा अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ख, रूढ़ शब्द के उदाहरण बताइए। अब इसमें हमें रूढ़ शब्द के उदाहरण बताने हैं। इससे पहले हम रूढ़ शब्द की परिभाषा जान लेते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसमें हम वर्णों के और टुकड़े नहीं कर सकते। इन जो हमारे शब्द हैं उन्हें के और टुकड़े नहीं कर सकते, और अगर हम उन शब्दों के टुकड़े करते हैं, उन्हें वर्णों को एक दूसरे से अलग करते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब रूढ़ शब्द के उदाहरण देख लेते हैं। रूढ़ शब्द के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे चीता, रवि, गिलास आदि। अब अगर हम चीता को अलग अलग करते हैं, जैसे ची जमाता चीता, तो चीता, इसमें हमने इनके दो अलग अलग टुकड़े कर लिए, वर्णों को अलग अलग कर दिया, लेकिन ना ची का अर्थ बना ना ता का अर्थ बना। तो चीता का कोई भी अर्थ ना बनने के कारण यह निरर्थक बन गया है, इसका कोई उपयोग नहीं रहा। इसी प्रकार रवि का उदाहरण ले लीजिए, चाहे गिलास का उदाहरण लीजिए, तो ये वे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर हम टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए यह रूढ़ शब्द है और इनको इस उदाहरण में दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, दिए गए सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखो। अब इसमें हमने सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। इससे पहले मैं आपको सार्थक
सिकूर, सिकूर का भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द हुआ। आइए आगे देखते हैं नफो। नफो क्या है? निरर्थक है। नफो निरर्थक शब्दों में आएगा। इसके बाद है अच्छा। अच्छा क्या है? सार्थक शब्द है। अच्छा सार्थक शब्द है। अगला जो हमारा शब्द है वह है निपजा। निपजा क्या है? निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम निरर्थक शब्दों में। अगला है दूध। दूध का कोई अर्थ होता है, इसलिए दूध आएगा सार्थक शब्दों में। बच्चों आपने इस उत्तर को इसी प्रकार लिखना है। प्रश्न 3 देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यह बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें आपको विकल्प भी दे रहे हैं तथा आपने प्रश्न के उत्तर में सही विकल्प को ढूंढना है। आइए करते हैं। प्रश्न को उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? अब हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। आइए इसके विकल्प देखते हैं। 2, 3 या 4। तो इसके थे उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का यौगिक शब्द कैसे बनते हैं? यौगिक शब्द कैसे बनते हैं? 2 शब्दों के योग से, 2 वर्णों के योग से, 2 स्वरों के योग से। तो बेटे यौगिक जो हमारे शब्द थे वह 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जो सार्थक शब्द 2 बनते हैं मिलते हैं उससे ही यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे कि रसोई घर। रसोई घर में रसोई जमा घर, रसोई घर एक यौगिक शब्द है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, प्रथम शब्द का कौन सा रूप है? अब इसमें प्रथम शब्द को पूछा गया है, यह कौन सा रूप है? तत्सम, तद्भव या विदेशी शब्द? तो इसमें जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द यह प्रथम शब्द इसी वर्ण में आता है। ठीक है बेटे। और इसके बाद प्रश्न है दिए गए शब्दों में कौन से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो इन शब्दों में जो यह शब्द दिए गए हैं यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक जो शब्द दिए गए हैं ये क्या है? इन शब्दों को हमें ढूंढकर इन 3 श्रेणियों में लिखना है। इन 3 अलग अलग शब्दों में लिखना है। सबसे पहला जो हमारा वर्ग है वह है रूढ़ शब्द का, दूसरा है यौगिक शब्द का, तीसरा है योग रूढ़ शब्द का। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द हमारे वह कहलाते हैं जिसमें कि हम किसी भी वर्ण को, शब्दों को अलग नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें अलग करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और यौगिक शब्द वह कहलाते हैं जिनमें 2 शब्दों को अलग किया जा सकता है और उन शब्दों का अपना अर्थ निकलता है, वह यौगिक शब्द है। और उसके बाद आए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जिसमें 2 शब्दों को अलग करते हैं तथा उनका अर्थ भी निकलता है और उसके साथ वह कोई विशेष अर्थ भी देता है, तो वह हो गया योग रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं कौन से शब्द किस श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले है काम। काम आएगा रूढ़ शब्द में, क्योंकि अगर काम को हम अलग करेंगे तो वह कोई अर्थ नहीं देगा, इसलिए काम आया रूढ़ शब्द में। दूसरा है घर। घर के रूढ़ शब्द में आएगा क्योंकि घर के हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगला है हाथी। हाथी को भी हम रूढ़ शब्द में लेंगे क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाथी। अगला है पंकज। पंकज को भी हम अलग नहीं कर सकते। पंकज को अगर हम शब्द को अलग करेंगे तो इसके भी टुकड़े का
नीलकंठ शंकर भगवान, इसलिए यह आएगा रूढ़ शब्द में, क्योंकि नीलकंठ को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। नील जमा कंठ, नीला कंठ गला, तो नीलकंठ का अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है तथा विशेष अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द में आएगा। इसके बाद है मेज। मेज को हम रूढ़ शब्द में लेंगे। नीलकमल, नीलकमल, नीला कमल, तो यह आएगा यौगिक शब्द, क्योंकि यौगिक शब्द इसलिए क्योंकि नील कमल, नीला कमल, नील को हम अलग करेंगे तो यह रंग को बताएगा, कमल क्या है, एक प्रकार का फूल है, तो यह यौगिक शब्द में आएगा। इसके बाद आया पंखा। पंखा क्या है? पंखा जो हमारा है वह है हमारा रूढ़ शब्द। रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर में हम दो टुकड़े कर सकते हैं शब्द के, इसलिए रसोई घर यौगिक शब्द में आएगा। इसके बाद है दशानन। 10 आनंद है जिसके, कौन? रावण, इसलिए दशानन आएगा योग रूढ़ शब्द में। शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? अब इस प्रश्न में शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है उसे जानते हैं, तो इसका उत्तर है शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी जो हमारे शब्द है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसके आधार पर कितने भागों में शब्दों को बांटा गया है। तो इसमें पहला है कौन? तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो के प्रयोग में आते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि बच्चों जो शब्द
शब्दों के भेद। तो इसमें यह दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले है विकारी शब्द। लिंग, वचन व काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जिन शब्दों पर लिंग का, वचन व काल के कारण जिन पर प्रभाव पड़ता है, वे शब्द क्या है, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इसमें कौन से वह शब्द हैं जो आते हैं, वह है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। जब लिंग, वचन, काल का कोई भी परिवर्तन होना होता है तो उसका असर किस पर पड़ता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से यह विकारी शब्द कहलाते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वह है अविकारी शब्द, यानी कि भेद। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द किसी भी स्थिति में जो के त्यों रहते हैं वह अविकारी शब्द है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये सभी अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण का कोई भी बदलाव नहीं आता। संबंध बोधक, जिसमें संबंध पता चलता है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब ऐसे शब्द हैं जिन पर कोई भी असर लिंग, वचन या काल का नहीं पड़ता है, इसलिए यह अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वह 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। यह मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसकी परिभाषाएं आपको नहीं दी है। मैं आपको इसकी परिभाषा ऐसे ही बता देती हूँ कि जो रूढ़ शब्द होते हैं वह वे शब्द होते हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर हम उनके और टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे कि चीता और रवि। इसके बाद जो हमारा दूसरा भेद है वह है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो होते हैं वे वह शब्द होते हैं जिसमें कि दो शब्दों के मेल होता है और उन दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ भी निकलता है। जिस प्रकार रसोई घर का जो भेद है उसमें रसोई और घर दोनों का अलग अलग अर्थ बनता है, इसलिए वह क्या हुआ, यौगिक शब्द। हमारा तीसरा जो भेद है वह है योगरूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा यौगिक से मिलती जुलती ही है, लेकिन कुछ अर्थ में फर्क पड़ता है। इसमें यौगिक शब्द में दो शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है तथा दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। इसी प्रकार योगरूढ़ शब्द में भी दो शब्दों को अलग किया जा सकता है और उनका अर्थ निकलता है, और उसी के साथ उस जो शब्द का विशेष अर्थ भी निकलता है, जैसे दशानन, 10 आनंद है जिसके, 10 आनंद है जिसके वह कौन, रावण। और इसी प्रकार से नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका वह कौन, महादेव। तो बच्चों इसी प्रकार आपको शब्दों के कितने आधार पर भेद